अतिथि प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह जी, आयोजन के पीछे परिकल्पना, संकल्पना, पुरुषार्थ है जिनका, मित्रवर्ग प्रोफेसर सदानंद शाही, भाई नीरज खरे जी, प्रभात मिश्र जी, विजय शंकर प्रसाद जी और सभागार में उपस्थित हमारे विभाग के और बाहर से आए हुए सभी विद्वान, आदरणीय प्रोफेसर बलराज पांडे जी, भाई मोहन सिंह जी और मित्रों, ये जो आज 3 दिन का आयोजन आज समाप्त हो रहा है। समापन का एक अर्थ होता है पूरा होना, पूरा होना, लेकिन ये पूरा होना पूरा होता नहीं, होता रहता है। और प्रसाद जी ने कामायनी की भूमिका में ही अपनी इतिहास दृष्टि को स्पष्ट किया। इतिहास केवल घटनाओं का पुंज नहीं है। उन्होंने कहा, आज हम सत्य को घटना के रूप में जानते हैं, लेकिन घटना बीत जाती है, उसके पीछे जो आत्मा की अनुभूति होती है वह रहती है, वो सत्य होती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि श्रद्धा और मनु या मनन के सहयोग से जो मानवता का यह विकास है, एक रूपक तो है, लेकिन भावमय और श्लाघ्य है। और ये मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ है। घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं है, घटना के पीछे का भाव, भावधारा, यह मुख्य है। ये 3 दिन का आयोजन बीत गया घटना के रूप में, लेकिन एक पीछे एक भाव था, एक सपना था। शाही जी यहां न आते, कहीं और होता, क्योंकि भाव बड़ी चीज है, उससे घटनाएं आकार लेती है, वो रूप ग्रहण करती है घटना के। इसलिए घटना जो छिलका है उसमें प्रसाद जी की रुचि नहीं थी, उसका जो सार है, उसका जो सत्य है। और कविता को, इन दोनों की भाषा को प्रसाद जी ठीक ठीक जानते थे। नाटक में वही इतिहास प्रसाद जी की कलम से एक दूसरी भाषा में उतरता है, लेकिन कविता की भी भाषा उन्होंने जो गढ़ी, वो भी एक साधारण उपलब्धि नहीं है। इस मामले में वो बहुत सचेत थे, बहुत सचेत थे। और मैंने उस दिन कहा था आचार्य वाजपेयी जी के संदर्भ से कि कामना नाटक के रूप में एक बीज था, और लंबे मनन और अध्यवसाय के बाद वो कामायनी के रूप में एक महावृक्ष के रूप में विस्तार पा गया। उस कामायनी के भीतर ही उन्होंने इतिहास को परिभाषित किया है। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों में अंकित हो नित्य। ये इतिहास विश्व के हृदय पटल पर अंकित किया जाता है। और प्रसाद जी सौंदर्य का जो इंद्रिय उल्लास है, जिसको मार्क्स ने कहा सेंसुअस फायर, उसको भी भाषा में बांधने में उन्होंने अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया है, लेकिन उसको भी वो चेतना का ही वरदान मानते हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं वो वस्तुगत है। एक अफ्रीकी युवक सुंदर है,
लेकिन इसको वस्तुगत रूप से प्रमाणित होने के लिए उस अफ्रीकी युवती का जो हृदय है वह मुख्य है, जो उसने उसके ऊपर निछावर कर दिया। इसलिए सौंदर्य वस्तुगत है और फिर आत्मगत है। सौंदर्य का होना और उसको देखा जाना दोनों मिला के सौंदर्य होता है। अवोच्च भौतिकी यह मानती है कि हर क्षण चीज बदल रही है, लगातार बदल रही है। अभी जो आपने देखा थोड़ी देर बाद अब वह नहीं है, जो आपने देखा था वह नहीं है। इसलिए वस्तुनिष्ठता की परिभाषाएं भी बहुत बदल चुकी हैं। मित्रों, पहले कहा गया प्रसाद जी अपनी कुलीनता और मर्यादा के प्रति अत्यंत सजग थे। सबके यहाँ नहीं जा सकते थे, सबके यहाँ वो काव्य पाठ नहीं करते थे, कभी सम्मेलन में जाने का सवाल ही नहीं है। मित्र थे कुछ चुने हुए, जैसे विनोद शंकर व्यास। वो जो LIC का ऑफिस आपने देखा है भैलूपुर में, उसके पीछे ड्योढ़िया वीर मोहल्ले में त्रिलोचन जी ने मुझे दिखाया था, विनोद शंकर व्यास की एक छोटी सी हवेली थी। ठीक उसके सामने वाला मकान किराए पर लिया था प्रोफेसर राखाल दास बंदोपाध्याय ने। राखाल बाबू 3 वर्ष के लिए आए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और विनोद शंकर व्यास के माध्यम से जो प्रसाद जी से मित्रता हुई, वो प्रतीक्षा में रहते थे कि कब प्रसाद जी आए और उनसे इतिहास पर बातचीत। प्रभाव खुद राखाल बाबू उनसे इतने प्रभावित थे। बहरहाल उसी समय शुक्ल जी ने उनके अनेक बंगला उपन्यासों का अनुवाद भी किया, आप जानते ही हैं। खैर, उसी तरह से कुछ चुनी हुई गोष्ठियां ही हैं जिनमें प्रसाद जी गए। नागरिक चाणी सभा में एक बार जब बहुत वो युवा थे तब, और एक बार कोशोत्सव स्मारक में, और सारनाथ में जो मूलगंध कुटी विहार का जीर्णोद्धार हुआ था, उससे उनके हृदय में जो पुलक पैदा हुई थी वो आपको बताना चाहता हूं। वह इतिहास को केवल भावों का सत्य ही नहीं कहते थे, उसको जीते थे, महसूस करते थे। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झंकार। पूरा मूलगंध कुटी विहार को झाड़ झंकार ध्वंसावशेष थे। और वो जो बंबई में है 108 से कुछ अधिक गुफाएं हैं, वो सब जंगल में था। जब विवेकानंद जी वहां पहुंचे तब तक बहुत कम लोग जानते थे उस गुफा के बारे में। ईसा पूर्व के पहले की थी। वो बौद्धों का विहार भी था, पाठशाला भी थी, उसको विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं। उसके जो सेमिनार कक्ष हैं वो भी आप देख सकते हैं, जो ध्यान कक्ष हैं वो भी देख सकते हैं। घटना के रूप में वह झाड़ झंखाड़ उस पर छा चुका था। लेकिन जब जीर्णोद्धार हुआ सारनाथ का, मूलगंध कुटी विहार का, आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झंकार, प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी का बने विहार। सपना देख रहे हैं, ये जो झंकार इतनी शताब्दियों के बाद उठी है, यह विश्ववाणी का विहार बनने वाला है। कितनी लंबी प्रत्यंचा उन्होंने खींची थी। और अपने तमाम छायावादी मित्रों में निराला जी जैसा व्यक्तित्व अगर किसी के आगे भक्ति नम्र होता था तो प्रसाद जी के आगे। बहुत अच्छी तुलना की गई भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। क्या अंतर है दोनों के व्यक्तित्व में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक व्याख्यानमाला में सुमित्रानंदन पंत को बुलाया गया। जानते ही हैं उनकी व्याख्यानों का वह संग्रह एक पुस्तकाकार प्रकाशित है। उसके आरंभिक व्याख्यान में ही अपनी कविताओं की पंक्तियां उद्धृत करते हुए, झरना की पंक्तियां उद्धृत करते हुए पंत जी ने पूरा जोर लगा दिया है कि छायावाद का प्रवर्तन वास्तव में हमने किया।
लेकिन निराला जी यह नहीं कह सकते थे। निराला जी की जो अंतिम दिनों की कविता है, पढ़िए, प्रसाद के प्रति, उन्होंने इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व प्रसाद कहा। आप थे आगे आगे चल रहे थे, हम पीछे पीछे थे। उन पीछे पीछे में जो लोग हैं उनमें रामविलास शर्मा है, केदारनाथ अग्रवाल है, जानकी वल्लभ है, ये पूरा नाम लिया है। और कहा गया कि उन्होंने किसी की भूमिका नहीं लिखी, ये बात सही है, लेकिन एक अपवाद है। प्रसाद जी भी उसका मूल्य आंकते थे। गीतिका की लंबी भूमिका वाजपेयी जी ने लिखी और उस पर एक छोटा वक्तव्य, उतना सुंदर कथा हुआ वक्तव्य ये किसी भी कवि के लिए गौरव की बात होगी, वो प्रसाद जी ने लिखी और वो केवल निराला पर लिखी। तो इन कवियों का आपस का संबंध भी उनकी विशिष्टता को जाहिर करता है। मित्रों, प्रसाद जैसी प्रतिभाएं रोज नहीं आती। प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह जी हमारी गोष्ठी का गौरव, हमारे आयोजन का गौरव, सीधे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के चरणों में बैठकर इन्होंने प्रसाद को पढ़ा। उनका सौभाग्य और हमारा सौभाग्य कि आज उनके मुख से गुरु के संदेश की वह व्याख्या सुनी। जातीय अस्मिता के प्रश्न और जयशंकर प्रसाद अपनी पुस्तक में जो उन्होंने संघर्ष किया है, आलोचना का संघर्ष, विचारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस 3 दिन के आयोजन की एक विशिष्टता जो मैंने लक्ष्य की वह यह कि इससे पहले की गोष्ठियों में प्रसाद से अधिक मुक्तिबोध की चर्चा होती थी। कामायनी एक पुनर्विचार की जो मान्यताएं हैं उनके अंतर विरोधों सहित, और सबसे बड़ी चीज कि उनके आरोप सबसे अधिक दोहराए जाते थे। मजे की बात है कि इन 3 दिनों की गोष्ठी में इतना अंतर आया है इस आलोचनात्मक संघर्ष से कि मुक्तिबोध के आरोप किसी ने नहीं दोहराए। आपने लक्ष्य किया, चिंता सर्ग में वे प्रलय में डूब गई देव सभ्यता, क्या सुख और विलास है उसको लगातार याद करते हैं। उनके भीतर वह सामंती वही वो जिस वर्ग से जुड़े हुए हैं उस वर्ग के सुख स्वप्न और विलास उनको भूल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से सामंती अतीत ग्रस्तता का आरोप उन पर लगता है। वर्तमान के लिए उन्होंने कहा कि कहानी उनकी पुरानी है, लेकिन समस्याएं अपने विवेचन के लिए जो उन्होंने सामने रखी हैं वो वर्तमान युग की है। ये उन्होंने एक बेजोड़ बात कही। फिर उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का उनका विवेचन बहुत सही है, लेकिन उसका समाधान गलत है, इतना ही नहीं कहा। सबसे अधिक ऑब्जेक्शनेबल जो आरोप है उनका यही है कि उनका यह समाधान प्रतिक्रियावादी है। प्रतिक्रियावादी है। एक पुरानी कहानी की सीमा भी तो है मित्रों, और उसमें कहानी भी कितनी है। जितने संदर्भ दिए हैं प्रसाद जी, उससे कितनी कहानी बनती है। मनु और श्रद्धा के सहयोग से मनुष्यता के विकास की कितनी कहानी उसमें। कुछ बिंदु हैं और उनको उन्होंने जिस तरह से विस्तार दिया वो प्रसाद जी की मौलिक परिकल्पना। सांस्कृतिक उन्मेष पर लंबा उन्होंने चिंतन किया। बहुत सही आपने बतलाया, जैसे सौंदर्य को उन्होंने परिभाषित किया उसे संस्कृति को भी परिभाषित किया। उन्होंने कहा संस्कृति बोध की मौलिक चेष्टा का नाम संस्कृति, सौंदर्य बोध की मौलिक चेष्टा। क्योंकि मनुष्य की पूर्णता एक त्रिभुज के रूप में अगर लीजिए तो एक ओर है अध्यात्म, उसकी चेतना का सर्वोच्च शिखर,
दूसरी ओर है विज्ञान, जो बाह्य जगत के ज्ञान का शिखर है, ये अंतर जगत के ज्ञान का शिखर है। और सौंदर्य बोध के विविध रूप, जिसमें चित्रकला है, मूर्ति कला है, स्थापत्य है, यह सब गांधी और धर्मपाल के संदर्भ से प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह जी ने जयशंकर प्रसाद को इतना प्रासंगिक कर दिया, इतना प्रासंगिक कर दिया है कि अनेक खिड़कियां खोल दी है प्रसाद पर काम करने के लिए। अब देखिए कि नवजागरण कितनी दिशाओं में अपनी जाति अस्मिता को स्थापित कर रहा था, उसे प्रमाणित करना था। हमारे यहाँ यह लिखा गया है, इतना गिनाने की जरूरत बस नहीं थी, वो तो एशियाटिक सोसाइटी भी कर रही थी। उसमें एक थे आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने डांस ऑफ शिवा, शिव की, नटराज शिव की प्रतिमा और ध्यानी बुद्ध की प्रतिमा, उन्होंने कहा कि भारतीय कला की ये तो महान उपलब्धियां हैं। लेकिन उनकी व्याख्या इस बात में नहीं होती है कि वे किन पत्थरों से बनी है, वक्षस्थल कितना है, नाभि से ऊपर और नाभि से नीचे का पूरा अनुपात कितना है ना? एक जानु से दूसरे जानु का पर्यंकबद्ध होकर जो आसन है, हाथों की जो मुद्रा है, सिर्फ इसकी व्याख्या कला का विवेचन नहीं है। आनंद कुमार स्वामी ने कहा, भारतीय कला की विशेष बात यह है, जितनी श्रृंगार मूर्तियां हैं, थोड़ा हल्का बना दिया कल वो अपने दिनेश जी ने खजुराहो की मूर्तियों का चित्रण करके। देखना उन्हें कहीं था, देख कुछ और रहे थे। भारतीय प्रतिमाओं की विशेषता यह है कि वे विशेष भाव को व्यक्त करती हैं और वह भाव उनकी मुद्राओं से और उनकी आंखों से दिखाई देता है। और सारा विश्व इस पर चमत्कृत है कि पत्थर के भीतर से मनुष्य के इन भावों को उन्होंने झंकृत कर दिया। इतिहास को इसी तरह प्रसाद ने परिभाषित किया। घटनाओं के समूह के रूप में इतिहास कंकाल है, उसमें प्रसाद की कोई रुचि नहीं। इसी तरह से कला के रूप में चुनार के पत्थर का है कि लाल रंग का पत्थर है कि क्या है, वो उपकरण सामग्री का विवेचन और नाप जोख का विवेचन, ये कला का विवेचन नहीं है। आनंद कुमार स्वामी के हस्तक्षेप से यह सामने आया, भारतीय कला का जो सार है वह यह है कि उसने भावों को व्यक्त किया। और मांसपेशियों का और सब वह देखना हो तो उसके लिए तो वो रोम की कला है ही, रोम की कला है, यथार्थवादी कला है। हमारा देश इस यथार्थवाद को नहीं स्वीकार करता, भावों को व्यक्त करता। हर प्रतिमा एक विशेष भाव में है, चाहे वह दर्पणी मुद्रा हो, चाहे जितनी भी। मित्रों, उन्हीं आनंद कुमार स्वामी की मौलिक दृष्टि के साथ, उसी प्रतिभा के उन्मेष के साथ प्रसाद जी ने साहित्य में, कविता में वह कार्य किया। और इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने केवल समस्या का विवेचन नहीं किया, बल्कि उसके लिए अगर समाधान ही कर देते तो तमाम उपन्यास हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों ने उपन्यास लिखे हैं और 100 पेज जाते जाते किसानों का विद्रोह हो जाता है और वो सफल भी हो जाता है। इतनी जल्दी जल्दी क्रांति हुई रहती तो देश में जाने कितनी बार क्रांति हो जाती। रामलीला शर्मा ने जो यशपाल की आलोचना की वो इसीलिए किया कि इनको यथार्थ का कुछ पता नहीं है। क्रांतिकारियों को ड्राइंग रूम में बैठाते हैं और सारी बहस कराते हैं उसी में। क्रांतिकारी को बहस करने की फुर्सत नहीं होती। लेनिन ने राज्य और क्रांति की भूमिका में लिखा है कि जो इतिहास का निर्माण करते हैं उन्हें इतिहास लिखने की फुर्सत नहीं होती। इसलिए उन्होंने उस विवेचन के बाद एक यूटोपिया, एक स्वप्न सृष्टि की और इस यूटोपिया में, इस स्वप्न में ही उस कवि की भविष्य दृष्टि को देखना चाहिए। जैसे रामचरितमानस में वह राम राज्य के रूप में, सूरदास के यहाँ वृंदावन में है, तमाम कृष्ण भक्त कवियों के यहाँ वृंदावन एक ऐसा लोक है जो इस दुनिया में होता नहीं।
वृंदावन भूगोल नहीं है, वृंदावन एक भावलोक है। कानन दय अंगुरी रहिबो जब ही मधुरी धुनि बेनु बजई है। बाईरी क्या है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काज को कितनो समझे है। बाईरी वाह मुख की मुस्कान समारी न जाइए न जाइए न जाइए। ठीक है, तुम लोग बरसते हो तो जब वो बांसुरी बजाएगा कान्हा तो मैं कानों में उंगली दे लूंगी। वो जब गीत गाएगा वो भी नहीं सुनूंगी, लेकिन जब सीधे गली में आके खड़े होके मुस्कुराएगा तो उसकी मुस्कान में संभाल नहीं पाऊंगी, नहीं पाऊंगी, नहीं पाऊंगी। यह वृंदावन इस समाज का सत्य नहीं है, वह एक कवि का स्वप्नलोक है, एक भावलोक। सिंघल द्वीप एक भावलोक है और उसी तरह से कैलाश और मानसरोवर एक भावलोक है। शापित न यहाँ पर कोई, तापित पापी न यहाँ है, कुछ है जैसे एक ऐसा लोक है जहाँ कोई पापी शापी तापित नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई अशांति नहीं है। कभी समाधान नहीं कर सकता, कभी सपना दे सकता। और कोई सभ्यता मर जाती है अगर वह सपना नहीं देख पाती। जेलों में 30 साल तक लोग पड़े रह जाते हैं, किसके बूते? सपने के बूते। नेल्सन मंडेला नौजवान एक लड़का था, जब जेल के भीतर गया, जेल ही के भीतर से तो सारी परीक्षाएं उसने दी, लॉ की ऊंची से ऊंची डिग्री उसने जेल से ली। और अफ्रीका का जब राष्ट्राध्यक्ष बना तब तो वो प्रौढ़ क्या वृद्ध हो चुका था। एक सपने के बल पर लोग बहुत कुछ झेल ले जाते हैं, वरना तमाम अनुलोम विलोम करने वालों के मन में भी इतना बल नहीं होता। पुलिस देखते ही वो घाघरा सलवार पहन के भागने के जुगत में लग जाता है। उनकी तुलना में तो हमारे लड़कों में अधिक मनोबल होता है, जो अपनी मांग को लेकर लाठी खाते रहते हैं, डटे रहते हैं, जेल में चले जाते हैं, नारे लगाते रहते हैं, कुछ नहीं समझते। अनुलोम विलोम से यह मनोबल नहीं प्राप्त होता। ये है योग, ये योग है भाव योग, जिसको शुक्ल जी कहते थे कविता में। उसी तरह से किसी एक झील को लेकर के सामाजिक क्रियाकलाप के भीतर भी, इन सबके भीतर एक एकता है। विवेकानंद ने कहा, विज्ञान, अध्यात्म और कला एक ही सत्य की 3 अभिव्यक्तियां हैं। एक वैज्ञानिक ऊंचाई पर पहुंच के लगभग कविता की भाषा बोलने लगता है, एक दार्शनिक ऊंचाई पर पहुंचकर कविता की भाषा बोलने लगता है। कोई अंतर नहीं रहता, क्योंकि ये मानव चेतना की ही अलग अलग खिड़कियां हैं, उन सबसे आने वाली हवा एक है। तो मित्रों, इस 3 दिन के आयोजन में आज एक सदानंद शाही का देखा हुआ सपना पूरा हुआ। सपने बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सपने को हकीकत में बदलना सबको नहीं आता। शाही जी ने हिसाब लगाया, ज्वाइनिंग करते ही 80 दिन है, और 80 दिन का एक टाइम टेबल दिमाग में ही बना लिया। जब गोष्ठी बनी तो उसमें ये जो टॉक वाला एक तो रखा गया ना, ये नहीं था। हमने कहा ये तो आपने गजब किया, यानी उस विषय पर जो नई नई किताबें आई हुई हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। ये एक नई चीज थी। कक्षाएं हो रही हैं पीटे पिटाए ढंग से, बहुत रेगुलर कक्षाएं ले, चाहे 500 आप कक्षाएं कर लीजिए, लेकिन इन 3 दिन के आयोजनों में जितना आपने सीखा, समझा, सुना है, वो 3 साल की कक्षाओं में भी वो आपको नहीं मिले। मुख्य चीज वो अक्षर नहीं होते, मुख्य उसके पीछे का भाव, प्रेरणा। A bad teacher reads from a book, a good teacher demonstrates it, but excellent is one who inspires. Fire of knowledge, ज्ञान की अग्नि और है कहाँ? वो ज्ञान की अग्नि है प्रेरणा में। कोई अध्यापक नहीं कह सकता है मैंने तुमको ज्ञान दे दिया। कौन माई का लाल है जो कह सकता है ज्ञान दे दिया? ज्ञान कोई दे नहीं सकता, आप पा जाए वही बहुत है। आप प्रेरणा दे सकते हैं, हमारा धर्म प्रेरणा देने का है।
और पद्मावत, रामचरितमानस, संत काव्य और कामायनी, ये जो हिंदी का ये एक देख रहे हैं युग की ये 3 बड़ी उपलब्धियां, और इन पर इतनी सार्थक चर्चा इतने कम दिनों में। और किस चीज को कहते हैं योग? बाहर इतनी गर्मी, मैंने उनको लगता है कि इसके बाद ही पानी बरसने लगा है कि इन समों को और सताने से कोई फायदा नहीं, इतने पर भी नहीं मानना है, शाम तक डटे रहते हैं। और नाटक के दिन तो पूछना ही नहीं था, गलियारे भी भर गए। तो मित्रों, ये घटना के रूप में तो बीत जाएगा, लेकिन इसके पीछे का जो भाव है, जो आत्मा की अनुभूति है, वो एक चिरंतन सत्य के रूप में रहेगी। शाही जी के हाथों बड़े बड़े काम होते रहे हैं, और इन 80 दिनों में उन्होंने इतनी तेजी से काम किया है। और तमाम लोग, सबसे बड़ी चीज तो है कि काले बालों की जो घटा लहराई है, ये सबके बस की बात नहीं। असली आकर्षण तो ये है कविता का, वरना बाहर इतने आकर्षण है, कौन सुनता है ये सब भाषण भूषण। ज्यादा जरूरी चीजें हैं, ऑक्सीजन ज्यादा बाहर है, मौज मजा बाहर ज्यादा है। लेकिन गजल क्या है, वजन से उठ उठ के जा रहे हैं लोग, मुझ पर भी थोड़ा असर आ ही गया शर्म। और नामवर जी थे इसके उस्ताद से रोज सुनाने के, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। तो वजन से उठ उठ के जा रहे हैं लोग, गजल एक ऐसी सुनाओ कि लौट आए सब। ये पूरे समय का पूरा वातावरण इस तरह का ही है कि लोगों की किसी में रुचि नहीं रह गई। किसान की रुचि खेती में नहीं है, मजदूरों से जाके पूछिए, उनकी रुचि अपनी मजदूरी में नहीं है। लेखक की रुचि लिखने में नहीं है, वो देखता है अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रही है, कंप्यूटर से पहले से अच्छे ढंग से पढ़ी जा रही है। कवि से पूछिए, अगर जनता में कविताएं गाई ही नहीं जा रही हैं। हम लोगों के समय में आंसू, तमाम अंत्याक्षरी में लड़के गाते थे, आंसू कितना याद था, कविताएं याद थे। जिनको परीक्षाएं कभी नहीं देनी थी उनको भी जयद्रथ वध वगैरह सब याद था। लेकिन कविताएं लोग पढ़ेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, रुचि नहीं करेंगे, अपनी भाषा को प्रेम नहीं करेंगे, अपने देश को प्रेम नहीं करेंगे, सब व्यर्थ। लेकिन शाही जी ने ये कमाल किया, एक जादू की तरह से तमाम लोग बैठे, ये हम सब लोगों के लिए एक अचरज की चीज थी। और उसमें बैठने वाले लोगों में, मैं तो ऐसी ऐसी जनसभाओं में गया हूँ ना, 54 साल के, 64 साल के, 74 साल के, कोई कोई 84 साल के, समाजवादी पार्टी का स्थापना काल में थे, हम कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसे ऐसे लोग है ना, वो मिलते हैं। और नौजवान मन की बात सुन रहे हैं, कैंडल मार्च में जा रहे हैं, कैंडल मार्च करें, कैंडल मार्च करें, लेकिन बिना उस जज्बे के, फायर है उसके। और यह मत समझिए कि प्रसाद की कविता में केवल वही दर्शन की गूढ़ता और वह जज्बा उनके यहाँ माखन लाल चतुर्वेदी की भाषा में नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की भाषा में तो कतई नहीं है। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। ये बेमेल झरने कौन चल रहे हैं, है ना? जब जुलूस निकलता है, सड़कें भर जाती हैं लोगों से, लाइन कौन लगवाता है, एकदम आगे पीछे प्रवाह जनता का टूट पड़ता है। सारी दुनिया में ऐसे ही क्रांति हुई है। प्रसाद ने अपनी आंखों से देखा था, उसकी उन्होंने कीमत चुकाई थी। तमाम क्रांतिकारियों से इन लोगों के संबंध थे। बनारस किसी समय में क्रांतिकारियों का अड्डा था, संस्कृत पाठशालाएं उनका शेल्टर हुआ करती थी, और आचार्य शुक्ल और प्रसाद जैसे लोग उनके शेल्टर होते थे, उनको छुपने के, उनके खाने पीने के, उनके लिए छुप करके कहीं भी जाने और आने के प्रबंध उनके माध्यम से होते थे।
तो ये तथ्य मुख्य नहीं है, मुख्य चीज है उसके पीछे का भाव। और इसीलिए जो मैंने आपको सुनाया प्रयाण गीत में, उनकी कविता में, सबसे अधिक छायावादी कविता के छंदों में आपको उस युग की लय मिलेगी, स्वाधीनता संग्राम की वो लय मिलेगी, छंद में, उसके शब्द में और भावों में। तो मित्रों, कामायनी के माध्यम से ये जो चर्चा हुई, और सबसे बड़ी चीज कि ये पूरा का पूरा इसको एक एक सर्ग बांध दीजिए तो ये एक महाकाव्य हो गया 80 दिन का। और अभी उसमें एक जुड़ना है बाद में, वो चल के शुक्ल जी के घर पर हम लोग जब चलेंगे 27 तारीख को, परसों ना, हाँ, तो ये पूरा होगा। वर्षों तक धुंधुआते रहने की तुलना में क्षण भर के भीतर ही धधक जाना और रोशनी देना, यही जीवन की सार्थकता है। नागार्जुन ने, मैं लड़का था, रोटी वोटी बनाता था और नागार्जुन बताते रहते थे, ऐसे सेको, वैसे सेको, बीच से चीर दो, अब सेको, पूरा पापड़ बनवा देते थे रोटी को। तो उन्होंने जाते जाते मुझको एक किताब दी थी, उस पर उन्होंने महाभारत का एक श्लोक लिखा, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो नहीं धूमायुतम चिरम। उन्होंने कहा कि चिरकाल तक धुधुआते रहने की तुलना में क्षण भर के लिए ही धधक जाना, यही जीवन की सार्थकता है। और धुधुआते रहने के समय में भी तो काल वही रहता है। सब शुभ मुहूर्त, ग्रह, नक्षत्र, शुभ घड़ियां उसके भीतर भी तो आती होंगी। जो लोग 3 साल बिता ले जाते होंगे कुर्सी पर बैठे बैठे, उनके समय में भी एकादशी, पूर्णमासी और सब तिथि त्योहार सब आता होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। यह भी नागार्जुन ने मुझको लिख के दिया, यह महाभारत का था। उन्होंने कहा कि ये सबको तुमको समय मिलता है, ये जो समय मिला है यही सबसे अच्छा समय है, यही सबसे अनुकूल समय है। और इस पूरे समय में अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो उस काल के भीतर की जितनी संभावनाएं हैं वो सब जल के राख हो जाती, उनका कुछ नहीं बनता। वो 3 वर्ष बेकार हो जाते हैं, 13 वर्ष बेकार हो जाते हैं, 300 वर्ष कभी कभी बेकार हो जाते हैं। इसलिए शाही जी ने वो जो कर्म का रहस्य है उसको पकड़ा, काल को पकड़ा और उसके एक एक क्षण का जो उपयोग किया। ये उनकी प्रशंसा के लिए नहीं, आप लोगों को प्रेरित करने के लिए कर रहा हूं कि हमको इससे सीखना चाहिए कि एक एक क्षण का हम कैसे उपयोग करें और लोगों से मिल के करा भी सकें, है ना। जहाँ तमाम लड़ाई झगड़े, ये वो, आरोप प्रत्यारोप, ऐसे एकता बनती है। राष्ट्रीय एकता भाषणों से थोड़ा बनती है, प्रेम के आधार पर एकता बनती है। अध्यापकों को सम्मानित किया, जो रिटायर हो गए उनको सम्मानित किया, जो अभी काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया, और जो छात्रों ने इस गर्मी में लग करके इतना काम किया उनको सम्मानित किया। सम्मानित होना कौन नहीं चाहता? बैठ, मैं 56 साल से विश्वविद्यालय से मेरा संबंध है, तो क्या हुआ? लेकिन सम्मानित होना ही नहीं, दूसरों को सम्मानित करना शाही जी की सबसे बड़ी बात है कि अपने तमाम लोगों को सम्मानित करने वाले व्यक्ति को ही सम्मानित होने का अधिकार है। तो मित्रवर शाही जी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और आचार्य नंदलाल वाजपेयी के प्रत्यक्ष शिष्य विजय बहादुर सिंह का को सुनना, हम लोग तो सुनते रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए भी यह एक यादगार क्षण रहेगा, इसको याद रखिएगा। और अगर इसको याद रखेंगे और इसको एक प्रेरणा के रूप में अपने भीतर बचा के रखेंगे तो आप कुछ कर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत